आवाज आ रही बेटा? गुड आफ्टरनून। Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। sir. बेटा मेरी बात सुनो सारे। अब हमारी लैब है ना आज। Yes, sir. हाँ, तो लैब में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अभी जैसे मैं आज एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, ठीक है? तो आज तो फर्स्ट डे है, अभी तुम लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल बनाई नहीं होगी, नहीं लेके आए ना? तो नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, जैसे ही 3:10 3:15 पे जैसे जूम मीटिंग ख़त्म होगी ना, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपनी अपनी फाइल लोगे, जो एक्सपेरिमेंट कराऊंगा उस एक्सपेरिमेंट को साथ साथ राइट डाउन करोगे, ठीक है? और उसकी पीडीएफ बना के दें, और उस पीडीएफ को गूगल क्लासरूम पे ना तुम्हें एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे कल से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा गूगल क्लासरूम, तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में ऑलरेडी वहाँ पे लिखा होगा एक्सपेरिमेंट 1 2 3। तो आप लोगों को अपनी अपनी पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ का नाम देना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 विद योर नेम। जैसे आदित्य कुमार है तो आदित्य एक्सपेरिमेंट 1, आशिम है तो आशिम एक्सपेरिमेंट 1, आस्था एक्सपेरिमेंट 1। इस तरह से उसका फाइल नेम देना है और आपको अपने गूगल क्लासरूम पे वहाँ पे वो ड्रॉप कर देना है, ठीक है बेटा? उसकी टाइम लिमिट रहेगी 2 आवर्स। अगर जैसे 3:10 से लेके 5:10 तक आपको सेम डे, मतलब वेडनेसडे को सेम डे में जिस दिन भी क्लास होगी उसके विद इन 2 आवर्स आपको वो पीडीएफ बना के वहाँ डालनी है। उसके बाद डालोगे Sir, फाइल में बनाना होगा। हाँ बेटा, फाइल प्रॉपर फाइल बनानी, ठीक है? और उस फाइल की एक्सपेरिमेंट की पीडीएफ बना के और वो आप वहाँ ड्रॉप कर उसी दिन। जो बच्चा नहीं कर पाएगा उसके लिए उसमें चेक नहीं काउंट होगी वो, ठीक है बेटा? इतनी बात क्लियर होगी सबको? यस सर। सर एक दिन तो एक्स्ट्रा देना चाहिए मेरे ख्याल। अरे बेटा एक्स्ट्रा ही तो मिल रहा है आपको, क्या करना, एक्सपेरिमेंट करके लिखना ही तो है। चलो ठीक है, 24 आवर्स दे देते उसको। नहीं एक्चुअली पता क्या है, Yes, आप sir. करोगे क्या? जैसे आपका लैब टाइम कितना होता है, लैब टाइम होता है 2:30 से 3:50 ना। तो 2:30 से जो जूम मीटिंग होती है वो 3:10 3:15 तक ही होती है, 40 मिनट्स अलाउड होती है ना। तो आपको 3:10 से लेके 3:50 का जो टाइम मिलेगा ना, उसमें आपको ये काम करना है बैठ के क्लास में। कौन सा चल एग्जाम? क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे थे शिवा? मेरा एग्जाम हो रहा है क्या? एग्जाम नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ जो हमारी लैब का टाइमिंग है वो है 2:30 से 3:50, यही है ना? हाँ। जो जूम मीटिंग चलती है वो चलती है 40 मिनट की। तो हम 2:30 पे स्टार्ट करते हैं तो 3:10 3:15 पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो उसके बाद जो टाइम बचेगा उस टाइम में बैठ के आप अपना फाइल का वर्क करना है, मैं कह रहा हूँ, ओके। ठीक है? और वो फाइल वर्क करके सेम डे विद इन 2 आवर्स आपको वहीं पे पीडीएफ बना के अपलोड करना। ओके सर अभी तो आपने 24 आवर्स बोला था सर। नहीं नहीं नहीं, वो मैं भूल गया था, फिर वो लैब टाइम वाला भी याद आया। हाँ सर, बोलो मैं तो बेटा। अभी कल ही वो लिया है, कल ही चेंज हुई है मेरी क्लास। हाँ तो आज तो पहले एक्सपेरिमेंट कराऊंगा ना बेटा, अभी तो आसपास एक्सपेरिमेंट होगा ना अभी तुम्हारा अच्छा स्टार्ट सर, करो। अगर कोई बाय चांस कोई फैमिली इशू की वजह से या फिर कोई हाँ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर सका तो उसके तो आप नंबर कोई बात दोगे नहीं बेटा, फिर? वो एक्सक्यूजेज हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट डे एक्सक्यूजेज नहीं चलते,
ठीक है। नहीं, मैं बाय चांस जैसे अभी आपने चलो कंडीशन तो रख दी ना, तो मैं ऐसा वैसे ही कह ऐसा रहा हूँ कुछ कि होगा, नहीं ऐसा कुछ होगा तो उस टाइम देखेंगे। ठीक ठीक है, है सर वो सर ऐसा होगा सर ना, एक दिन 2 घंटे और तो सर बहुत ज्यादा कम है सर। कम क्यों है बेटा, आप करोगे क्या 3:10 से लेके 4 o'clock तक आप क्या करोगे? सर 6-7 घंटे तो दो सर कम से कम, मतलब छह आराम से, सात मतलब। घंटे खुद एक्सपेरिमेंट बनाना आपने है, नहीं डिस्कवरी सर, करनी। आपको तो बस ऐसी मतलब वो है ना, 6-7 घंटे में सब दे देंगे ना सर, फिर ऑल प्रेजेंट हो जाएगा आपके लिए भी। नहीं आपको आज कितना सर, टाइम आज देना का मतलब टाइम तो आपको? दे दो ना। नहीं आज का तो पूरा है, आज का नहीं कह रहा मैं, नेक्स्ट से कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से। आज तो आप लोगों के पास सर प्रैक्टिकल फाइल होगी नहीं ना अभी। हाँ मैं जी सर, नेक्स्ट, फाइल तो कोई हाँ कौन सी खरीदनी है सर? कोई भी फाइल ले लो यार, प्रैक्टिकल सर फाइल ना उसी डे अपनी, का और 10 मिडनाइट जून को। तक दे दो सर। हाँ वही तो कह रहे हैं सर। चलो हाँ। ठीक है, उस डे के मिडनाइट तक करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। यस चलो सर। ठीक है, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है बेटा। और सर आज के जो प्रैक्टिकल है वो मतलब आज का तो आप नेक्स्ट वीक तक कर देना, मैं भी कह रहा हूँ ना, अभी पहले के तो पूरा टाइम दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। अच्छा देखो, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, टू स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो भी अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमें वो पढ़ने हैं सारे। ये तो एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। बेसिकली हमें क्या है इसमें कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ हर्ष बेटा बोलो। सर एक की कोई प्रैक्टिकल बुक भी खरीदनी है कि मतलब नहीं नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फाइल बेटा। सर फिर लिखेंगे कहाँ से, आप भेजोगे हमें लिखने के लिए? हाँ मैं भेजूंगा ना बेटा, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा देखो, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हमें ना अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको पढ़ना है। बेसिकली क्या है कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम ये 18 टाइप के पढ़ेंगे। पहला वोल्ट मीटर, दूसरा एमीमीटर, तीसरा वॉट मीटर, चौथा मल्टीमीटर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर, कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर, इंडक्टर और वेरिएबल इंडक्टर, then rheostat, then choke coil, then single phase, then 3 phase, then DC supply, then MCB, then DPST, then SPDT और लास्ट वाला पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो हमें एक एक करके ये सारे पढ़ने हैं। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो उसमें हम लोग 18 टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो एक बार एक करके स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है वो है वोल्ट मीटर। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसके बीच में होता है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो हमने मान लिया ये है, ये बी है, तो इनके बीच में कितनी वोल्टेज है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। सबको पता है ना, वोल्टेज में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस चीज के लिए, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, अब वो कहता है जो वोल्ट मीटर होता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग, एक होता है हमारा एनालॉग टाइप का, एक होता है हमारा डिजिटल टाइप का। एनालॉग कौन सा होता है, सुई वाला बेटा। जैसे हम लोगों ने देखा ना, वेट मशीन होती है, उसमें सुई रहती है ना, 0 से लेकर 100 के बीच में वो सुई मूव करती है। डिजिटल हो गया जो हमारा डिजिटल मीटर होता है, एक्यूरेट जो दिखाता है, पॉइंट में दिखाएगा 51.27 kg, 51.37 kg अगर वेट की बात करते हैं तो। ठीक है, तो वोल्ट मीटर दो टाइप का आता है, एनालॉग और डिजिटल। आजकल जो हमारे लैब्स में हो रहा है वो कौन सा होता है, डिजिटल। एनालॉग हम लोग यूज नहीं करते। सेकेंड आता है हमारा एमीमीटर। अब वोल्ट मीटर था वोल्टेज नापने के लिए, वैसे किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट नापना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एमीमीटर। और करंट को किसमें मेजर करते थे, एम्पियर। ठीक है, तो एमीमीटर क्या हो गया, एमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द करंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमें करंट को मेजर करना है तो। ठीक है, और करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। ऐसी यूनिट क्या होती है उसकी, एम्पियर। ठीक है, अब वो कहता है जो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्यों है, ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोग छोटे से छोटा करंट भी मेजर कर सकें। हम करंट को मिली एम्पियर
या फिर माइक्रो एम्पियर में भी मेजर कर सकते हैं। मिली कितना होता है बेटा? मिली होता है 10⁻³ मिली होता है 10⁻³ माइक्रो होता है 10⁻⁻6। मतलब इतना छोटा भी होगा ना तब भी हम उस करंट को इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला था वोल्टमीटर, दूसरा था हमारा एमीटर। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है वोल्टमीटर। थर्ड जो हमारा आता है वो था हमारा वोल्टमीटर। अच्छा, वोल्टमीटर क्या होता है? तो वाट से ही पता लग रहा है। वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो पावर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टमीटर। SI यूनिट होती है उसकी वोल्ट। अब देखो पावर का क्या फॉर्मूला होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू VI, V इंटू में I। तो V क्या हो गया? वोल्टेज। I क्या हो गया? करंट। तो जब वोल्टेज और करंट को एक साथ देंगे तो हमें क्या देगा? पावर। हमने यहाँ पे वही किया है। हमने क्या किया? एक बार एक करंट कॉइल ली, एक बार एक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज कॉइल ली। दोनों कॉइल को एक दूसरे साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और जब इनको एक साथ यूज किया तो क्या बन गए? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर बेसिकली क्या होता है? वोल्टमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए यूज होता है किसी भी सर्किट के अंदर। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टमीटर होता है वो मेजरली फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है ना सब मेजर करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो गई, या फिर यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड वोल्टमीटर। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, मल्टीमीटर। नेक्स्ट आता है मल्टीमीटर, जो आजकल हर एक लैब में होता है, वो होता है मल्टीमीटर। ना आपको वोल्टमीटर मिलेगा, ना आपको एमीमीटर मिलेगा, ये सब अब नहीं मिलते आपको, क्योंकि ये सारे क्या था? ये एक इंडिविजुअल डिवाइस थी। ये अगर वोल्टमीटर तो खाली वोल्टेज मेजर करने के लिए ही यूज हो रहा है, अगर एमीमीटर तो खाली करंट मेजर करने के लिए ही यूज हो रहा है। तो अब इनको हटा के हमने क्या लेके आए? हम लोग मल्टीमीटर लेके आए। मल्टी से पता लग रहा है मल्टीपल। मल्टीमीटर का क्या काम होता है? मल्टीमीटर का काम होता है हमारा, जो हमारा मल्टीमीटर होता है ना, वो एक साथ हम उससे बहुत सारी चीज़ मेजर कर सकते हैं। हम उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट भी मेजर कर सकते हैं, उसी में हम लोग रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, उसी में हम लोग वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को जब मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीमीटर। हम लोग ये मल्टीमीटर यूज करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी होती है, इसमें हमें दोनों ऑप्शन दे रखे होते हैं, AC भी और DC भी। मल्टीमीटर में हम करंट को AC में मेजर कर सकते हैं और DC में मेजर कर सकते हैं। हम लोग वोल्टेज को AC में मेजर कर सकते हैं और DC में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं? मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर क्या हुआ? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ जो कि कंबाइन करता है बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को, ठीक है, एक सिंगल यूनिट के अंदर, एक सिंगल डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो मल्टीमीटर होता है क्या क्या मेजर करता है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों चीजें बेसिक हैं, जो सबसे, ये तीनों चीजें एक ही जगह पर हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मर। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है ना, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? पहली चीज तो दिव्या चौधरी, बेटा लेट मत आया करो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है। अब ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है? वोल्टेज को या तो बढ़ाना या फिर वोल्टेज को कम करना, ये काम होता है ट्रांसफॉर्मर का। तो ट्रांसफॉर्मर को हमने ना इसी हिसाब से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक को हमने बोल दिया स्टेप अप ट्रांसफर, एक को बोल दिया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो अब से पता लग रहा है, अगर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है, मेरी वोल्टेज थी 2, मुझे उसको इंक्रीज करना है, इसे बढ़ाना है। अब 2 के बाद मैं कितनी कर सकता हूँ? 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 10 करना है, जो भी बढ़ानी है मुझे। तो क्या हो गया? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज को क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं। स्टेप डाउन, यहाँ पे 10 थी, मुझे इससे कम करना है। कितनी कम करनी है? 9 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, कुछ भी करनी है। इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जब हमारी वोल्टेज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो उसको कहते हैं स्टेप डाउन। जब वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बेटा। अब जब ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर में दो कोइल होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी कोइल, एक को कहते हैं सेकेंडरी कोइल। तो ये वाली होगी हमारी प्राइमरी कोइल, ये होगी हमारी सेकेंडरी कोइल। तो बेसिकली होता क्या है इसमें अच्छा एक चीज़ समझना है यहाँ पे छोटी सी, इसमें ना नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं।
तो देखो स्टेप अप में क्या होंगे, प्राइमरी कोयल में ज़्यादा होंगे या सेकेंडरी कोयल में ज़्यादा होंगे, तो जहाँ हमारी वोल्टेज ज़्यादा होगी वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी वोल्टेज ज़्यादा होगी, है ना बेटा। तो करंट ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो मैंने कहा ना अप का क्या मतलब था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता था, बढ़ा रहा था 2 से 4 6। एक सेकेंड होल्ड करिए। हेलो, अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, तो क्या था देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ पे 2 था ना, तो स्टेप अप का मतलब बढ़ाना, अगर यहाँ बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ तो हमारे सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा क्या होंगे, ज्यादा, किससे, प्राइमरी कॉइल से। अगर हम स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं तो स्टेप डाउन में क्या था बेटा, यहाँ पे मान लो 10 है, हम इसको 5 पे कम कर रहे हैं वोल्टेज को, यहाँ पे 10 वोल्टेज थी, हमें वोल्टेज 5 वोल्ट कम करनी है। तो देखो यहाँ पे कहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्टेप डाउन की बात कर रहा हूँ तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सेकेंड। ठीक है, तो अब बेसिकली ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर होता है बेटा, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि यहाँ पे प्राइमरी होता है, यहाँ पे सेकेंडरी। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ बेटा, तो यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, उस वोल्टेज के कारण यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा भी होगा ना, 2 टाइप से होता है, सेल्फ या म्यूचुअल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जिसके कारण ये वर्क करता है। हमें वर्किंग नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है कि ट्रांसफॉर्मर होता है क्या है। तो स्टेप अप पता लग गया, स्टेप डाउन पता लग गया, और नंबर ऑफ टर्न्स का ध्यान रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं कि ज़्यादा कहाँ होता है और कम कहाँ होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या हुआ, जहाँ पे हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ, से हम लोग कहते हैं स्टेप अप। जहाँ पे हमें वोल्टेज को डिक्रीज करना है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ, तो हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमें 3 चीज़ें पढ़नी है एक साथ, ध्यान देना। पहला रजिस्टर, ठीक है। अब ये कहता है रेजिस्टेंस जो होता है, तो हम 2 वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला ध्यान देना, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, और ये हो गया मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब भी इसके अंदर कहीं पे भी आपको ऐसे एरो क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस बेटा, नीचे वाला हो गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, पहले तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस एक डिवाइस है जो करंट को अपोज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो ना होने दे। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है ओम। ओम क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। तो ये रजिस्टर हो गया, ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर। फर्क क्या है, फर्क ये है, रजिस्टर में मैंने बोल दिया 5, तो इसकी वैल्यू फिक्स है कि 5 ओम ही रेजिस्टेंस है। मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 5, ठीक है बेटा, वोल्टेज की वैल्यू दे दी हमें 5, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहाँ से करंट कितना निकला 1। मतलब अगर रेजिस्टेंस को, वोल्टेज तो फिक्स ही रहेगी ना, ये तो फिक्स ही रहती है इनपुट में, आर को भी अगर हम फिक्स कर देते हैं तो करंट फिक्स हो जाता है कि इस रेजिस्टेंस से 1 एम्पीयर तक का करंट ही फ्लो कर सकता है, उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो रजिस्टर क्या होगा, जिसमें हम लोग फिक्स वैल्यू देते हैं। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, उसमें हम लोग वेरी करते हैं, जैसे कि 0 to 5। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिक्स करंट फ्लो नहीं करता, इसको हम लोग करंट को चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी, आई चेंज होता चला जाएगा। अभी डिपेंड किसके ऊपर करता है, आर की वैल्यू, तो 0 से लेके 5 तक के बीच में हम लोग कहीं भी दे सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये था रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? एक 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी सर्किट के ऊपर ताकि हम लोग उसमें करंट को मेजर कर सकें। ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है? 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइडिंग की तरह, स्लाइड करते हैं इसको, और जो भी हमें वोल्टेज ड्रॉप जहाँ चाहिए होता है उसके अक्रॉस वो वैल्यू हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फैराडे। ये सिंबल होता है इसका। तो ये हो गया कैपेसिटर। ये हो गया हमारा वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है बेटा, अब कैपेसिटर में क्या होता है? 2 प्लेट्स होती हैं, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, 2 प्लेट होती हैं। अब देखो इसका काम क्या होता है कैपेसिटर का। पहले तो जो हमारा कैपेसिटर होता है ना बेटा, वो एज अ स्टोरेज काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे ही मैंने यहाँ से सप्लाई दी, ठीक है, जैसे मेरी सप्लाई पहले क्या थी? 0 थी। जैसे सप्लाई को दूंगा ना तो क्या करना है? चार्ज होना स्टार्ट कर देता है, अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। 0 गई, फिर 1 गई, फिर 2 गई, फिर 3 गई, तो धीरे धीरे चार्ज होता रहता है सेल की तरह। मान लो मैक्सिमम वैल्यू कितना चार्ज हो सकता है? 10 तक हो सकता है। तो पहले 10 तक चार्ज होगा, देन हम लोग सप्लाई को ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या होगा? फिर 10, 9, 8, 7, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है। तो एक बार चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है, एक बार एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर एक बार उस एनर्जी को आगे प्रोवाइड करेगा। ये होता है हमारा कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर होता है 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल कैपेसिटर, एक वेरिएबल। वेरिएबल को मैंने बता रखा है, कहीं पे भी एरो क्रॉस होता है उसको कहते हैं वेरिएबल। सेम रेजिस्टेंस की तरह कैपेसिटर मतलब एक सिंगल वैल्यू 5 फैराडे यूज कर रहे हैं, वेरिएबल का मतलब जहाँ हम लोग उसको वेरी कर सकते हैं। हाँ राजीव बेटा बोलो। सर हाँ बोलो। सर जब कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम लेता है तो सर हमारा जो पंखा होता है वो एकदम से कैसे चलने लग जाता है? नहीं, चार्ज होने में टाइम नहीं लेता बेटा, ये ना इंस्टेंटली प्रोसेस होते हैं, विद इन सेकेंड होते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा जो फैन के अंदर कैपेसिटर होता है जब वो वीक हो जाता है तो स्लो चलता है ना पंखा। नोटिस किया है? जो वाइट कैपेसिटर लगता है फैन के अंदर, अब फैन नया कैपेसिटर लगाया मैंने तो फैन पूरी स्पीड से स्विंग कर रहा था। कुछ दिनों बाद क्या होता है जब वो कैपेसिटर वीक पड़ जाता है तो क्या है ना, पंखा ना स्लो स्लो घूमने लग जाता है, स्पीड कम हो जाती है ना उसकी, हम लोग कहते हैं इसका कैपेसिटर चला गया। तो एक्चुअली होता क्या है, तो कैपेसिटर के जो अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो गई होती है। वो चल इसलिए जाता है क्योंकि इंस्टेंटली प्रोसेस होता है, जैसे 0, 1, 2, 3 नहीं जाता, वो सीधा 0 से 5 एम्पियर। जो भी कैपेसिटर होगा ना उसके ऊपर रीडिंग लिखी रहती है, 220 वोल्ट पे 50 फैराडे का है, 100 फैराडे का लिखा रहता है। ठीक है बेटा, कभी आप कैपेसिटर देखोगे ना उठा के, उसके ऊपर कोई भी आप डिवाइस देखोगे ना, इवन आप टीवी भी देखोगे ना बेटा, टीवी के पीछे भी अगर आप चेक करोगे एलईडी जो पैनल होता है हमारा, सब पे लिखा रहता है कि इसको कितनी वोल्टेज चाहिए, कितना करंट चाहिए, वो उसी पे वर्क करता है। हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पीछे उसकी ये वैल्यूज लिखी होती हैं फिक्स। इवन ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, हर जगह लिखी रहती है कितनी वोल्ट चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितना करंट चाहिए। उतना ही करंट वो ओबे कर सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो वो ओबे नहीं करता। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट हमारा आता है इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं इंडक्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। एच से डिनोट करते हैं हेनरी। इंडक्टर का सिंबल होता है एल, एल से डिनोट करते हैं इंडक्टर को, एच हो गया हेनरी हमारा सिंबल। ठीक है, तो इंडक्टर बेसिकली क्या है? एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है कैपेसिटर में? तो ये जो एनर्जी स्टोर करता है साथ साथ उसको आगे प्रोवाइड करता रहता है इंडक्टर। कैपेसिटर क्या होता है? उसको स्टोर करेगा फिर कुछ टाइम बाद आगे देता है। ये फ़र्क होता है कैपेसिटर में और एक इंडक्टर। बेसिकली दोनों काम क्या है? टू स्टोर एनर्जी। तो इंडक्टर क्या होता है? एक पैसिव 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, जब भी करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा तब। अब वेरिएबल इंडक्टर क्या हो गया? जहाँ पे हम उसको इंडक्ट कर उसकी इंडक्टेंस को कंट्रोल कर सके। अगर इसी के बीच में मैं से एरो मार देता हूँ तो कौन सा हो गया? वेरिएबल इंडक्टर। यूनिट होती है हेनरी, HENRY। इंडक्टर का सिंबल होता है बेटा एल। अच्छा, नेक्स्ट होता है हमारा रियोस्टेट। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, और इसमें ये होता है हमारा रियोस्टेट। ठीक है, तो रियोस्टेट बेसिकली क्या होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने रेजिस्टेंस, फिर हमने पढ़ा वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब हम पढ़ रहे हैं रियोस्टेट।
तो बेसिकली रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, बस फर्क क्या होता है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था उसकी रेंज कम होती है। फॉर एग्जांपल हमने क्या रेंज ली थी 0 से 5, तो 0 से 5 के बीच में हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। रियोस्टेट का होता है जब हमें लिमिट को बढ़ाना हो, जहाँ पे ज़्यादा रेंज होती है ना उसको हम लोग रियोस्टेट नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से 50 है, तो 0 से 50 क्या होगी, रेंज ज़्यादा होगी ना, 0 से 50 क्या होगी, रेंज ज़्यादा होगी, तो उसको हम कहते हैं रियोस्टेट। तो बेसिकली रियोस्टेट भी क्या होता है, रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रजिस्टर विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट। जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना ज़्यादा हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस वेयर वी कैन कंट्रोल द करंट टू अ वाइड रेंज। फर्क समझ में आ गया दोनों में। जो रियोस्टेट होता है ना, अब उसमें क्या होता है, तो रेजिस्टेंस हम लोग वेरी करते हैं ना, उसको इंटरप्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको जितनी ज़्यादा रेंज मिलेगी हम पॉइंट्स में भी इसको लेके जा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेंज हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चोक कॉइल, ठीक है। अब चोक कॉइल क्या होती है, चोक कॉइल होती है कोई भी एक स्ट्रेट वायर थी, अगर मैं स्ट्रेट वायर को नंबर ऑफ टर्न्स में रोटेट कर दूं तो इसे हम लोग कहते हैं चोक कॉइल, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट वायर थी, अगर मैं उस वायर को नंबर ऑफ टर्न्स में क्रिएट कर दूं तो उसे हम लोग कहते हैं चोक कॉइल, ठीक है। अब चोक कॉइल क्या होता है, तो कहता है ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग बनाते हैं टू अलाउ द डीसी करंट टू फ्लो थ्रू इट और ब्लॉक द एसी करंट, ठीक है। तो चोक कॉइल का बेसिक काम क्या होता है, हमारे पास जो करंट होते हैं ना, दो टाइप के करंट होते हैं, हमारा आई करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एसी, एक होता है बेटा हमारा डीसी। एसी होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट कौन सा होता है, जो हर एक इंस्टेंट टाइम पे जिसकी वैल्यू हमें अलग अलग मिलती है। टाइम के साथ अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो ये टाइम के साथ हमें हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देता है, ठीक है बेटा। और अगर फिर हम बात करते हैं दूसरा डीसी, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता है डायरेक्ट करंट में, ये हमें एक फिक्स वैल्यू देता है, डिस्क्रीट वैल्यू देगा, ये हर एक पॉइंट पे टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है बेटा। तो अगर 3 पे देखो यहाँ वैल्यू अलग होगी, यहाँ वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे वैल्यू अलग होगी, तो हर जगह हमें जो वैल्यू थी ना वो क्या मिल रही थी, अलग अलग मिल रही थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें हर जगह फिक्स वैल्यू मिलेगी 2 एम्पियर, मतलब 0 पे भी 2 था, 2 पे भी 2 था, 3 पे भी 2 था, 4 पे भी 2 था, हर जगह फिक्स वैल्यू मिलती है। तो कहता है जो चोक कॉइल होती है वो क्या होती है, तो चोक कॉइल क्या थी, किसी भी स्ट्रेट वायर को अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड कर देता हूँ तो एज अ चोक कॉइल हम उसको नाम देते हैं चोक कॉइल। इसका काम क्या होता है, इसका ये काम होता है कि डीसी करंट को अपने अंदर से पास होने देगी और जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको अपने अंदर से पास होने नहीं देती, ठीक है। तो इस चोक कॉइल को हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो कॉइल होती है किसकी बनी होती है, इंसुलेटेड वायर की बनी होती है, जिसका एक मैग्नेटिक कोर होता है, तो जिसके अंदर मतलब एक कोर के ऊपर हम एक वायर को लपेट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई। अब जो सप्लाई होती है वो हमारी 3 टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की सप्लाई हमें पढ़नी है। पहली 3 टाइप की हमारी सप्लाई होती हैं, पहली सिंगल फेज सप्लाई, दूसरी 3 फेज सप्लाई, तीसरी डीसी सप्लाई, ठीक है। अब ध्यान रखना सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, तो ये कहता है वोल्टेज, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, हर्ट्ज में। तो कहता है अगर वोल्टेज हमारी 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल फेज। अगर हमारी वोल्टेज है 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो उसको हम लोग कहते हैं 3 फेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसका फर्क होता है वोल्टेज का। अगर हमारे पास 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल फेज सप्लाई, और अगर हमारे पास 440 वोल्ट आ रही है तो उसे हम लोग कहते हैं 3 फेज सप्लाई, ठीक है। अब एक छोटा सा फर्क और होता है इसमें, जो फ्रीक्वेंसी होती है एक हम 50 मान के चलते हैं, लेकिन होती क्या है वो इन बिटवीन 50 टू 60 हर्ट्ज के बीच में हम उसे मान के चलते हैं कि हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है।
तो सिंगल फेज सप्लाई सोर्स क्या होता है? ये कहता है कोई भी एसी सोर्स है उसमें जो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को वोल्टेज के हिसाब से, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल फेज पावर सप्लाई। अब जैसे कोई भी लोड होता है, लोड क्या होता है, कहीं भी लाइटनिंग हो, हीटिंग हो, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर चला रहे हैं छोटी मोटी, तो वहाँ पे जो सप्लाई देते हैं हम लोग एसी सप्लाई, उसको हमने कन्वर्ट क्या नाम दे दिया, सिंगल फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई क्या होगा, कहीं पे भी हमें एसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एसी लाइट है उसको आगे हमें किसी को भी ट्रांसमिशन करके किसी के थ्रू पहुंचाना है, कहाँ पे, कोई बड़ा ट्रांसफार्मर है, कोई बड़ा जनरेटर है, या कोई हैवी लोड है, या कोई बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर है, तो जहाँ पे भी हैवी चाहिए होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थ्री फेज। जहाँ पे भी लाइट से चलानी है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंगल। ठीक है बेटा। जो थर्ड आता है वो डीसी सप्लाई। अब डीसी के डायरेक्ट करंट, ये दोनों किसके लिए थे, ये दोनों के एसी के लिए। एसी में दो टाइप के हो गए, सिंगल फेज और थ्री फेज। डीसी में कोई फेज नहीं होता, ताकि डायरेक्ट सप्लाई। अब डायरेक्ट सप्लाई क्या होता है, कभी जहाँ पे हमें डायरेक्ट करंट को ट्रांसमिट करना है, भेजना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, बड़ी फैक्ट्री है कोई, ठीक है, या बड़ा कोई कंजप्शन वो लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर भेजना है हमें डायरेक्ट डीसी सप्लाई, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट सप्लाई को भेजते हैं डीसी को, ठीक है, तो वो हो गई डीसी सप्लाई। एसी को दो तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज में। डीसी को खाली एक ही फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, डायरेक्ट डीसी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है सीरीज इन रेजिस्टेंस और पैरेलल। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। कोई भी एक, दो या दो से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस में एक साथ जोड़ देता हूँ सीरीज के अंदर, तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस के अंदर जो जाता है तो क्या होता है, करंट क्या रहता है हमेशा रेजिस्टेंस में, सीरीज के अंदर सेम, ठीक है, और वोल्टेज क्या होती है, वेरी। वोल्टेज चेंज होती रहेगी, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगी, 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 करंट क्या रहेगा, सेम। इसी का उल्टा होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या हो जाता है, 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2, सो जितने भी होंगे उतने ऐड होते चले जाएंगे, प्लस 1 में R। अब पैरेलल में कैसे पता लगता है, जब भी करंट अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पार्ट ये गया, एक पार्ट ये गया, तो यहाँ से करंट आ रहा था मान लो I, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये गया I1, ये गया I2। तो जब भी करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 अलग अलग में डिवाइड हो रहा है ना, तो जब भी करंट इसमें पैरेलल में क्या हो गया, करंट वेरी कर रहा है लेकिन वोल्टेज क्या रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, करंट चेंज होता है, सीरीज में वोल्टेज चेंज होती है, करंट सेम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब घर में पहले होते थे फ्यूज, घरों में पहले क्या लगे रहते थे, फ्यूज। अब घरों में फ्यूज से क्या आने लग गया, MCB आने लग गया। तो MCB होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब MCB में क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी हुई थी तो हम उसके आगे एक MCB लगा देते हैं। उस MCB का क्या काम होता है, उस MCB का काम होता है कि जैसे इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। MCB होता है क्या है, बेसिकली हम लोग वो वायर्स यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वायर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, और आगे हमारी जो करंट होता है वो आगे फ्लो नहीं करता, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक जो भी डिवाइस होता है वो डैमेज नहीं होता, बच जाता है। तो MCB बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह इसको यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज। नेक्स्ट आता है DPST। अब बेटा देखो DPST क्या होता है, ये हमारा DPST, ठीक है। और अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसे बना देते हैं इसको हम लोग ओपन टाइप, ये तो ये होता है हमारा SPDT, ये है SPDT, ये है DPST, ठीक है बेटा। अब जो SPDT और SPDT बेसिकली होता क्या है, इसका हम लोग यूज करते हैं इसको अच्छा, SPDT की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो। इसमें क्या होगा, डबल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है बेटा। पहले वाला सिंगल पोल डबल थ्रो, दूसरा है डबल पोलो सिंगल थ्रो, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, देखो जो DPST होता है हमारा, जो हमारा DPST होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट है जो कंटेन करती है दो आइडेंटिकल स्विच। हमने क्या किया, दो सेम स्विच को साइड बाय साइड लगा दिया, ठीक है, ताकि वो ऑपरेट करें एज अ टॉगल। टॉगल कैसे होता है, जैसे पहले पहला फिर दूसरा, एज अ टॉगल की तरह वो ऑन ऑफ में काम करते हैं।
तो जो दो सेपरेट सर्किट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ना, वो एक सिंगल टाइम पे परफॉर्म करते हैं, ताकि हम लोग उनको सिंगल टाइम पे मतलब एक ही जगह से हम दोनों कंट्रोल कर सके। जो डीपीएसटी स्विच होता है वो सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है? जब हम लोग दो को साइड बाय साइड यूज करते हैं, तो इसके टोटल टर्मिनल कितने हो गए? 4। दो टर्मिनल यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, तो टोटल टर्मिनल होते हैं इसमें हमारे 4। इसी का जो उल्टा होता है एसपीडीटी। एसपीडीटी क्या होता है? जिसमें लोग सिंगल यूज कर रहे हैं, इसमें डबल यूज कर रहे थे ना, इसमें हम लोग सिंगल यूज करते हैं, तो इसमें कितने वो होते हैं? इनपुट टर्मिनल 2। तो एसपीडीटी क्या हो गया कि एक स्विच होता है जिसके अंदर एक सिंगल इनपुट होता है, जिसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं 2 आउटपुट के साथ। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे कितने आउटपुट थे? 2 आउटपुट थे ना, उसको हमने एक सिंगल इनपुट के साथ कनेक्ट करा था। यहाँ पे 2 इनपुट थे और 2 आउटपुट थे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑन ऑफ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी करता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। जिस पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अब ये मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से हम देखना होता है कि हमें एसपीडीटी यूज करना है या हमें डीपीएसटी यूज करना है। ठीक है बेटा, अब इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया कि एमसीबी में ज्यादा करंट जब जाता है तो वायर मेल्ट हो जाती है, तो फिर हाँ, हाँ जी बोलो। सर, मतलब ब्रेक मेल्ट होके वो सर्किट टूट जाता है, तो फिर एमसी ऊपर करने पे सर्किट फिर से चालू कैसे हो जाता है? हम तो मतलब कोई दूसरी वायर इंस्टॉल भी नहीं करते। एक्चुअली पहले आता था फ्यूज, मैं बता रहा हूँ, पहले आता था फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज में क्या फंडा होता था, जो हमारी वायर होती थी ना वो कट जाती थी बीच से, तो हमें दोबारा नया फ्यूज लगाना पड़ता था। ठीक है बेटा, एमसीबी में क्या होता है, वो इस तरह से डिजाइन की गई होती है, तो जो वायर होती है ना, वायर ब्रेक नहीं होती, वो वायर ना बीच से एक इंसुलेटेड, जैसे ये वायर हमारी, ठीक है, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा रहता है, तो जैसे ही वो ड्रॉप होता है तो इंसुलेटर यहाँ बीच में ऐसे यहाँ आ जाएगा बीच में, समझ रहे हो? तो फिर जैसे मैं उस एमसीबी को ऊपर उठाता हूँ, इंसुलेटर दोबारा ऊपर चला गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, दोबारा करंट आ गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। मैं अभी ना इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप पे, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। और नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जैसे इसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें आपको अपनी अपनी फाइल कंप्लीट करके उस एक्सपेरिमेंट की पीडीएफ बना के अपलोड करनी। ठीक है बेटा, ये मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में। आज ही करनी है ये सर? हाँ, ये आज नहीं, इसके लिए तो टाइम है, इसके लिए तो आप 1 वीक ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम से जो क्लास होगी वो आपको उसी दिन करनी है।